Hi everyone, welcome to my channel where you can access videos on environmental science topics from the ICSE syllabus. If you're enjoying these videos, please do hit the like button and do subscribe to my channel. हम फूड चैप्टर के दूसरे वीडियो में हैं। पहले वीडियो में हमने इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में सीखा था और आज हम सीखेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब जो भी टेक्निक्स हम पढ़ने वाले हैं, पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और आगे के सारे टेक्निक्स जो हैं ये सब एम करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, ऐसी खेती जो टिकाऊ हो। तो हर टेक्निक में हम ये देखने वाले हैं कि उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है और कैसे वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को कंट्रीब्यूट करता है। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या जीएमओ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे जीवित प्राणी होते हैं जिनके जीन को हमने संशोधित किया है या जहां पे जीन को सुधारा गया है। अब ये जीन क्या होता है? जीन हमारे सेल का ऐसा एक भाग होता है जो कि हर एक्शन को, सेल के हर एक्शन को नियंत्रित करता है। तो उस जीन को हम अगर मॉडिफाई करें, उसको चेंज करें और ऐसा एक ऑर्गेनिज्म बनाएं, उसी को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब इसको बनाना कैसे है? तो कोई भी एक जीवित प्राणी को चुनकर, प्लांट हो सकता है या एनिमल हो सकता है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे एक जीवित प्राणी में हम बाहर का कोई जीन अगर इंसर्ट करें इस ऑर्गेनिज्म के अंदर, तब जाके हमें जीएमओ मिलता है। अब किस तरह का जीन हम चुनते हैं? ऐसा जीन जो कि कोई आकर्षक या श्रेय विशेषता के लिए हो, ऐसे जीन को हम प्लांट, एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर डालकर हम एक प्राणी बना रहे हैं या उसे कहते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड। हम बना रहे हैं, ह्यूमंस बना रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उस जीन को जो हमने डाला हो, फॉरेन जीन जो हमने डाला हो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, उस जीन को ट्रांस जीन कहा जाता है। और ऐसे एक ऑर्गेनिज्म को, ऐसे एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। ये एक दूसरा टर्म है जो जीएमओ के लिए यूज किया जाता है। अब इसका क्या फायदा है? तो अगर एक बार हमने वो बाहर का जीन डाल दिया, कोई जो भी जीन हमारे डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक के लिए हो, उस जीन को डालने के बाद एवरी सिंगल टाइम दैट पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल और सेल मल्टीप्लाइज, जब भी ये प्लांट या एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डॉटर सेल्स बनते हैं, जब भी इस सेल का रिप्रोडक्शन हो, जब भी इस सेल से अलग सेल्स बनते हैं, हर एक सेल में, हर एक ऑफस्प्रिंग में वो जीन भी होता है जो हमने डाला है। मतलब every time you get a new plant, you get a new animal or you get a new microorganism, you have the desired quality that you were looking for. So you might have inserted a gene for better product quality that will be there in all the organisms, not just the plant you inserted. जिसमें आपने डाला सिर्फ वही नहीं, उसके सारे ऑफस्प्रिंग्स, उसमें से जितने भी ऑफस्प्रिंग बने उन सब में वो जीन पाया जा सकता है। तो इसीलिए ये जो प्रोसीजर है, ये जो टेक्निक है, ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है। ऑफ कोर्स इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं जो हम आगे सीखेंगे, लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स पे काफी टाइम से काफी रिसर्च किया जा रहा है। तो हम अब देखेंगे इसके एप्लीकेशंस क्या हैं एंड इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, या व्हाट आर द एनवायरमेंटल रिस्क, एनवायरमेंट में क्या रिस्क हो सकता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के यूसेज का। तो एप्लीकेशंस है प्लांट्स में और एनिमल्स में भी। पहले तो हम देखते हैं प्लांट्स में क्या इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं, कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो है इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। हम प्लांट के उत्पादकता को अधिक बनाना चाहते हैं, उसे हम इंक्रीज करना चाहते हैं। ऐसा हो कि ज्यादा से ज्यादा हमें प्लांट्स मिले, ज्यादा से ज्यादा क्रॉप का यील्ड मिले, उसे इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब इसे हम जेनेटिकली मॉडिफिकेशन या जेनेटिक मॉडिफिकेशन से कैसे कर सकते हैं? तो हम ऐसा एक प्लांट बना सकते हैं जो कि हर रोग रेजिस्टेंट हो, जिसे हम कहते हैं डिजीज रेजिस्टेंस। So we can make a plant, we can build, we are literally engineering a plant, we are making a plant. So we can make a plant which is resistant to a particular disease or which is resistant to some particular chemical that is being sprayed in the field. किसी एक herbicide से या weedicide के को resist करे या किसी पेस्ट का विरोध करे, some kind of pest resistance, तो आपको कोई केमिकल स्प्रे करने की जरूरत ही नहीं है। प्लांट में ही जीन है जो कि उस पेस्ट का या जो कि उस कीटाणु का विरोध करे। इन चीजों से हम प्रोडक्टिविटी या यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। ये तो पहला एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन क्वालिटी को इंप्रूव करना।
यानी कि जो पोषण है उस प्लांट से, जो पोषण हमें मिल रहा है उसे वर्धित करना, उसे हम इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी या इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल क्वालिटी कह सकते हैं। तो जो भी उसके गुण है उस प्लांट के, उसको हम बढ़ा सकें, इसे इसके लिए भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यूज कर सकते हैं। एक तरीका है, जैसे आप एक प्लांट लें, लेकिन उस प्लांट में अगर कोई विटामिन या मिनरल मिसिंग हो, आप ऐसा जीन डाल दे जिससे वो प्लांट उस विटामिन या मिनरल को भी प्रोड्यूस करे, तो आपने एक ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना दिया जिसमें पोषण अधिक है। तो इसीलिए हम इसे इंप्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी कहते हैं। दैट इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ GMOs. द थर्ड एप्लीकेशन इज टॉलरेंस टू हाई सॉल्ट लेवल्स। तो ऐसे सॉइल्स होते हैं जहां पे जो नमक है वो बहुत अधिक ज्यादा होता है और the plant can die, but we are trying to build a plant, we are trying to create a crop that can tolerate that high salt level, that can survive in that land which is high in the salt level. यानी कि जो सहनशीलता है नमक के प्रति वो हम ज्यादा कर रहे हैं, उसे हम इंक्रीज करें, इसे सॉल्ट टॉलरेंस कहते हैं। एनिमल्स में भी काफी सारे एडवांटेजेस या एप्लीकेशंस हैं। पहला तो है कोई स्पेसिफिक ट्रेट को इंक्लूड करना, कोई एक बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक हो जो मुझे चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर जो दूध प्रोड्यूस हो रहा है गाय से, अगर उसमें मुझे कुछ पोषण डालना है, कुछ पोषण बढ़ाना है, तो आई कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। या कुछ जगहों में रिसर्च जो चल रहा है वो है अंडे का जो पीला भाग है उसको थोड़ा और येलो बनाना, थोड़ा और पीला बनाना, ताकि आकर्षक लगे। तो ये सब जो है हम एक इंप्रूव कर रहे हैं, उसके क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं, उसे वो तो है सबसे पहला एप्लीकेशन एनिमल्स में। दूसरा एप्लीकेशन प्लांट्स के ही तरह यहाँ पे भी हम ईल्ड को इंप्रूव करें। मुझे ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स मिले, उनका प्रोडक्ट, जो सपोज एक चिकन जो है अंडे डाल रहा है, मुझे ज्यादा से ज्यादा अंडे मिले, दैट इज अगेन एनहांसिंग द ईल्ड। या गाय से जो दूध मिल रहा है वो ज्यादा से ज्यादा मिले, इन सब चीजों के लिए हम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है वो यूज कर सकते हैं। अगेन द which is connected to this, the third one is disease resistance. कैसे हमें yield ज्यादा मिल सकता है, अगर जैसे प्लांट्स में है उसी तरह एनिमल्स में भी हम अगर उसके रोग प्रतिरोधक की क्षमता जो है उसे बढ़ाएं, तो उसे हम डिजीज रेजिस्टेंस कहते हैं। बेसिकली द एनिमल शुड नॉट फॉल इल ऑफन, सो इट इज एबल टू गिव मी द प्रोडक्ट मोर एंड मोर. This is one example in which we can increase the yield as well. So these, what I have listed out over here, these are the applications. ये जो सारे हैं, ये हैं applications plants और animals में, GMO के, genetically modified organisms के। जो अगला आता है वो है एनवायरमेंटल रिस्क। अब देखिए, हर जो चीज है वो पूरी अच्छी तो हो नहीं सकती, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ रिस्क भी होते हैं। सबसे पहला तो इसको हम या तो डिसएडवांटेज करके लिख सकते हैं एग्जाम में, या फिर द एनवायरमेंटल रिस्क ऑफ GMO। सबसे पहला जो है वो तो है आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग का मतलब है हमने जो जीन डाला है ऑर्गेनिज्म में, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में, उसे हम ट्रांसजीन कहते हैं। ये ट्रांसजीन जो है वो नॉर्मल वेराइटी, जो जंगली वेराइटी है उसी प्लांट का, उसमें भी जा सकता है, उसमें भी ट्रांसफर हो सकता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या है, आगे जाते जाते जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस हो जाएगा। वाइल्ड वेराइटी तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा कुछ सालों के बाद, क्योंकि हर वेराइटी जो है अब सिर्फ ट्रांसजीन होगा उस हर वेराइटी में, और हर वेराइटी जो है वो ट्रांसजेनिक हो जाएगा। धीरे धीरे सारे जो क्रॉप्स है वो सभी जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाएंगे, और हमारा ओरिजिनल वाइल्ड वेराइटी, जंगली वेराइटी जो है प्लांट का, वो कंप्लीटली निकल जाएगा। सो इट कैन लीड टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इफ देयर इज आउट क्रॉसिंग। द सेकेंड वन इज हार्म टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स। इससे क्या होता है, हम नॉर्मली जो GMO बनाते हैं उसमें डिजीज रेजिस्टेंस हो सकता है या पेस्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। अब ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉइल में, ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं पानी में, जो फील्ड में होते हैं, जो एक्चुअली पेस्ट नहीं है, उनसे प्लांट को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, उनसे प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ऐसे गैर लक्ष्य जीवों का भी अगर उनको भी मारा जाए तो दैट इज कॉल्ड एज हार्म टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स। तो उनका नुकसान हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कुछ नहीं हार्म कर रहे थे, कोई भी नुकसान नहीं कर रहे थे प्लांट्स या एनिमल्स का, उनकी भी मृत्यु हो, या उनको भी हम अगर किसी तरीके से हार्म करें, उसे हम हार्म टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इससे भी क्या होता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अल्टीमेटली जो ऑर्गेनिजम्स हमें चाहिए थे फील्ड में, दे माइट हैव बीन यूजफुल, वो भी निकल जाते हैं। और लास्ट है रिस्क ऑफ सुपर पेस्ट। सुपर पेस्ट जो होता है वो आप सोच सकते हैं एक सुपर विलेन की तरह।
सुपर पेस्ट जो होते हैं वो ऐसे पेस्ट होते हैं, ऐसे कीटाणु होते हैं जो जीएमओ क्रॉप से अफेक्ट, मतलब उनके रेजिस्टेंस से अफेक्ट नहीं होते। अब देखिए हमने क्या किया था, हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट या एनिमल बनाया था ताकि वो इस पेस्ट से अफेक्ट ना हो, इसीलिए हमने एक ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया था। लेकिन नेचर हमसे ज्यादा स्मार्ट है, तो धीरे धीरे कुछ सालों के बाद जो वो पेस्ट से रेजिस्टेंट था, अब वो पेस्ट बन जाते हैं सुपर विलन या सुपर पेस्ट। तो अब उन पे ये जीएमओ का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो अब ऐसे पेस्ट बन जाते हैं जो जीएमओ को भी मार सकते हैं। इसे कहते हैं the risk of creating a super pest. You make a super pest because you try to, you tried to repress something, you tried to get the pests removed, but then nature outsmarted us and came up with pests which are now not affected by the genetically modified organism. So these are some of the risks, these are some of the problems or disadvantages of using genetically modified organisms over a long period of time. And that is why the debate is still on. If you ask any researcher whether they are for or against genetically modified organisms, you will see that there are still enough number of points for both sides. abhi tak genetically modified organisms को पूरी तरह से accept नहीं किया गया है because of these environmental risks. जो दूसरा स्ट्रैटेजी है आज जो हम सीखेंगे वो है न्यू क्रॉप स्ट्रेन्स के बारे में। अब ये जो क्रॉप स्ट्रेन्स होते हैं, नए क्रॉप स्ट्रेन्स, इसको हम प्लांट ब्रीडिंग भी कहते हैं। प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को बनाने जैसा ही है, लेकिन ये काफी पुराना टेक्निक है। तो इस टेक्निक में हम कोई जीन स्पेसिफिकली नहीं इंसर्ट करते, बल्कि हम हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं। अब ये हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक क्या है? इस टेक्निक से नए क्रॉप जाता है, जीन इंसर्शन नहीं होता, इसे आप प्लीज ध्यान में रखें। देयर इज नो जीन इंसर्शन ओवर हियर, बट with the help of breeding techniques, with the help of plant breeding, you are able to come up with a new variety of the plant, a new breed of the plant. So the whole point of this plant breeding is similar to genetically modified organism. However, here you are not inserting any particular gene. You are just allowing the plants, two different plants of the same variety, to breed together. You are selecting plants that you want, which have desirable characteristics, and then you are crossing them together so that they come up with a new strain. इसमें हम दो प्लांट्स जिसमें कोई ऐसे विशेषता हो जो हमें चाहिए, ऐसे प्लांट्स को हम साथ लेकर उनको हम ब्रीड करते हैं और उससे हमें कोई एक नया वेराइटी मिल जाता है, नया स्ट्रेन मिल जाता है। तो ऐसे क्रॉप स्ट्रेन्स बनाने के लिए ऐसे दो टाइप के क्रॉप स्ट्रेन्स हो सकते हैं। एक तो है HYV, जो कि यहाँ दिखाया गया है। HYV बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। HYV का फुल फॉर्म है हाई यील्डिंग वेराइटीज। इसके बारे में हम ज्यादा थोड़ी देर के बाद सीखेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं न्यू क्रॉप स्ट्रेन विच इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिड वेराइटी। तो हाइब्रिड वेराइटी जो होता है, इसे जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे दो अलग पेरेंट्स को लिया जाता है, दो अलग पेरेंट प्लांट्स को लिया जाता है। अब यहाँ पे हम क्रॉप स्ट्रेन्स की बात कर रहे हैं, तो दिस इज ओनली फॉर प्लांट ब्रीडिंग। यहाँ पे हम दो अलग स्ट्रेन्स ऑफ प्लांट्स को लेते हैं जो कि एक ही वैरायटी के हो, यानी कि हम रोज ही ले रहे हैं, रोज प्लांट को ही ले रहे हैं, गुलाब के प्लांट को ही ले रहे हैं, लेकिन दो अलग वैरायटी के गुलाब प्लांट। इन दोनों को हम साथ में अगर ब्रीड करें, उनको रिप्रोड्यूस करवाएं, तो उस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। दिस कैन हैपन इवन इन नेचर, ये नेचर में भी होता है, लेकिन हम ऐसे प्लांट्स को चुन रहे हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूजफुल टू अस। सो इससे हम इम्प्रूव्ड बीज बना सकते हैं, वेरी गुड क्वालिटी ऑफ बीज या फ्रूट्स, फल या कोई भी अदर प्लांट पार्ट विच वी वांट, ऐसे प्लांट पार्ट्स को बनाया जा सकता है। ऐसे इस टेक्निक से हम ऐसे भी प्लांट्स बना सकते हैं जो कि टेम्परेचर चेंजेस को रेजिस्ट कर पाए, जो कि टेम्परेचर चेंजेस के का विरोध कर पाए, ऐसे प्लांट्स को भी हम बना सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ऐसे प्लांट्स भी बन सकते हैं जिनका रूप या जिनका दिखावट अच्छा हो। जैसे यहाँ पे मैंने जो दिखाया हुआ है, इसे हम ब्रोको फ्लावर कहते हैं। ब्रोको फ्लावर जो है वो ब्रोकली और कॉलीफ्लावर का मिक्स है, तो इसको देखने में ही बहुत अलग है, काफी विचित्र तरीके का है। तो इस चीज के लिए भी हाइब्रिड वेराइटीज बनाए जाते हैं। हमेशा सिर्फ डिजीज का या पेस्ट का विरोध करना ही नहीं होता, इवन कुछ नई दिखने वाली चीजों को बनाने के लिए भी हम हाइब्रिडाइजेशन यूज कर सकते हैं। जो दूसरा है वो है HYV, यानी कि हाइब्रिड और या हाई यील्डिंग वेराइटी। हाई यील्डिंग वेराइटी को HYV कहते हैं। अब आपके सिलेबस में वायबिलिटी ऑफ HYV करके दिया गया है। वायबिलिटी का मतलब है
you have to write down the advantages and the disadvantages of the high yielding varieties. High yielding varieties के advantages और disadvantages को अगर आप साथ लिखें तो उससे ये मतलब बनता है कि ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी है ये कितना अच्छा है, कितने समय तक ये मेंटेन हो सकता है एनवायरमेंट में, ये उसकी वायबिलिटी है. आई होप you have understood the meaning of viability. It just goes to say how long can that plant be maintained in the environment, how good is it. So that is why it is called as viability, but in simpler words it's just the advantages and the disadvantages. So I have put up the advantages in the first two circles and the disadvantage in the last one. Let's see what are these. तो high yielding varieties जो है इनमें जो जीन्स होते हैं वो मैनिपुलेट होके हम ऐसे प्लांट्स बनाते हैं जो जिनका यील्ड, जिनका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा हो या जो हमें ज्यादा से ज्यादा मिले, उनको हम हाई यील्डिंग वैरायटीज कहते हैं. यहाँ पे मेन फोकस होता है यील्ड का यानी उपज का. तो हमें सबसे ज्यादा यील्ड चाहिए, उसे हाई यील्डिंग वैरायटी कहते हैं. अब इसमें इनका सबसे पहला तरीका तो हो सकता है, इनका सबसे पहला एडवांटेज जो है वो तो है शॉर्टर लाइफ साइकिल, यानी कि जो फार्मर्स हैं वो नंबर ऑफ क्रॉप्स इंक्रीज कर सकते हैं. जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो आप अर्लियर हार्वेस्ट कर सके, और जैसे अगर नॉर्मली वो 6 मंथ्स में हार्वेस्ट हो, आप ऐसा कोई वैरायटी बनाए जो 2 महीने में ही हार्वेस्ट हो कर पाए, तो 6 महीने के स्पैन में आप 3 बार हार्वेस्ट कर सकते हैं उस क्रॉप को. ऐसा तो उनका लाइफ साइकिल जो है उसे शॉर्टर बनाए ताकि आप मल्टीपल क्रॉप्स ले पाए. ऐसे राइस वेराइटीज हैं, जैसे कि एक हाई यील्डिंग वेराइटी राइस जो है वो 110 डेज में हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि नॉर्मल वेराइटी जो है वो 130 डेज लेता है. तो आप देख सकते हैं टाइम, अगर उसके लाइफ साइकिल का टाइम अगर हम कम कर दे तो हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्रॉप्स मिल सकते हैं एक ही सीजन में. तो शॉर्टर लाइफ साइकिल इज वन feature or one advantage that the HYVs have. The second one is drought resistance, यानी कि जब पानी की क्षमता हो उसका विरोध करना या बहुत कम पानी वाले जगह पे भी प्लांट का सरवाइव करना, उसे हम ड्रॉट रेजिस्टेंस कहते हैं. तो ड्रॉट रेजिस्टेंस तो बहुत ही अच्छा एक एडवांटेज है हाई यील्डिंग वेराइटीज का. जनरली अगर देखा जाए तो हाई यील्डिंग वेराइटीज जो है वो फार्मर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, उनके सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है. मतलब द मीनिंग हियर इज, अगर आप इन बीजों को सो करें, HYVs के जो बीज हैं उनको आप सो करें, आप एक सीजन में ही नहीं, पूरे साल throughout the year you can sow the seeds of HYVs, which means the farmers get more and more crops. तो उनका social and economic status दोनों ही improve होता है. इसीलिए हम कहते हैं that generally HYVs contribute to the socio-economic transformation of farmers. सोशली और इकोनॉमिकली उनका इंप्रूवमेंट होता है. लेकिन HYVs का डिसएडवांटेज भी है. फर्स्ट डिसएडवांटेज जो है, और या सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है, यहाँ पे इनपुट्स बहुत ज्यादा चाहिए. इनपुट्स का मतलब हो सकता है पानी या पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर, इन सब, बिकॉज नॉर्मल वेराइटी जो वाइल्ड वेराइटी है, जो इंडिजिनस वेराइटी है, उससे कई अधिक इनपुट्स की जरूरत होती है और इस वजह से एनवायरमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है. यही एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है. सो द डिसएडवांटेज इज लिमिटेड टू द मोर इनपुट्स दैट दीज HYVs रिक्वायर, more inputs like water or pesticides or fertilizers than the indigenous variety, which can cause environmental effects. How does it affect the environment? It can lead to pollution, it can lead to health problems in the farmers if the pesticides are having too much chemicals in them. It can cause the soil to go bad, the soil can become saline. So the high amount of inputs that these varieties demand actually, or in one way or the other, lead to a negative effect on the environment. This is the only disadvantage, but it's a major disadvantage. So together it can be considered as the viability of HYVs. Viability of HYVs में हम आप advantages और disadvantages के बारे में लिखेंगे. The last we have for today is gene banks. The last technique for sustainable agriculture is gene bank. जीन बैंक्स जो होते हैं वो जैसे हमारे नॉर्मल बैंक हो पैसों के ट्रांसफर के लिए या पैसों के ट्रांजैक्शन के लिए, उसी तरीके से जीन्स के ट्रांजैक्शन के लिए जो बैंक होते हैं उसे हम जीन बैंक कहते हैं. इन जीन बैंक्स में जो जेनेटिक मटेरियल है या जो जीन्स हैं उसे स्टोर किया जाता है. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल को काफी लंबे समय तक फ्रीज करके स्टोर किया जा सकता है. तो सीड का स्टोरेज हो सकता है, या फिर जैसे आप यहाँ देख रहे हैं प्लांट्स के कटिंग का स्टोरेज हो सकता है. बट हम यहाँ पे क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज हो उनकी रक्षा कर पाए काफी लंबे समय तक. तो इवन इफ दैट प्लांट
does not survive in the environment, at least the future generations should know that there was a plant like this. तो जेनेटिक रिसोर्सेस को प्रिजर्व करने के लिए जीन बैंक्स का यूज किया जाता है, तो बायोडाइवर्सिटी भी कंजर्व हो जाता है इससे। और दूसरी बात तो ये है कि जीन बैंक्स ऑल्सो हेल्प इन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के बारे में हम आगे एक और वीडियो में देखेंगे, लेकिन जीन बैंक्स का रोल ये है या ऑब्जेक्टिव ये है कि जेनेटिक मटेरियल को या जेनेटिक रिसोर्स को काफी लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। So these were the three techniques or the three methods of sustainable agriculture that we did today. One is the gene banks, where we are storing the genetic resources in the form of seeds or in the form of cuttings of plants by freezing them. The second one we have done is the genetically modified organisms, ऐसे organisms जिनका जीन जो होता है उसे modify किया जाता है और हम ऐसे genes डालते हैं जो हमें चाहिए, desirable characteristics वाले. And the third one is plant breeding, where again we are coming up new varieties of crops, but then we don't insert a gene. On the other hand, we breed the crops together and then a new variety comes up, which can of course have either a high yield, then it would be called as a high yielding variety, or it would be just called as a hybrid variety, which is not just about high yield but also about the appearance, which is having a better nutritional quality, which is having resistance to maybe the weather, the wind. So that is what we call as a hybrid variety. I hope this video was useful to all of you. I'll see you in the next one as well with more techniques on sustainable agriculture. Thank you.